हेलो एस्पिरेंट्स, नवक्रा मैथ क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। हम जेल प्रेरी के ओल्ड पेपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें 5 पेपर अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ उनको जाके देख लीजिए। आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 3 अक्टूबर 2018 का है, सुबह फर्स्ट शिफ्ट का, यानी कि 9 बजे वाली शिफ्ट का है, और अपना टोटल जो है पेपर नंबर 6 है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि प्रति 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है। 100 मिलीलीटर दूध के अंदर रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है, तो आपसे पूछा है कि 800 मिलीलीटर दूध है। अगर 100 मिलीलीटर दूध में रामू 50 मिलीलीटर पानी मिलाता है तो 800 मिलीलीटर दूध में कुल कितना पानी मिलाएगा। ठीक है, तो देखिए 100 मिलीलीटर यानी कि आधा पानी मिला रहा है। 100 मिलीलीटर दूध है, पानी कितना है उसका आधा, तो 800 मिलीलीटर दूध होगा तो पानी कितना मिलाएगा, उसका हाफ कर देगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका हाफ पानी मिला रहा है तो जितना दूध है उसका हाफ पानी मिला देगा, तो कितना पानी मिलाएगा, 400 ml, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा, 400 ml। ठीक है, वो सिंपल सा क्वेश्चन था, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर 100 से 800 हो गया तो यहाँ पर 8 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी 50 से क्या हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ml आ जाएगा। पर इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है कि जितना दूध है उसका आधा पानी मिलाया है, तो यहाँ भी 800 का हाफ हो जाएगा, 1/2 करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 400 ml। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर का 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर आकार वाले एक गत्ते के बॉक्स से 4, 3 और 1.5, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर के माचिस के कितने डिब्बे पैक किए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक बड़ा आपके पास गत्ता है, आपको बोला है इस प्रकार से, जिसकी डायमेंशन आपको दी है 30, 30 एंड 20। ठीक है, इससे आपको n छोटे छोटे माचिस के आप बॉक्स बना रहे हो, जिसका डायमेंशन आपको दिया हुआ है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कि ये 4 है, ये 3 है और ये 1.5 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम बराबर होता है, आयतन बराबर होता है। क्या इक्वल करेंगे, आयतन। ठीक है, तो ये बड़े वाले का आयतन बराबर n इंटू छोटे वाले का आयतन। तो ये क्या है, ये एक घनाभ है, और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ठीक है, यानी कि 30 इंटू 30 इंटू 20 इक्वल्स टू, इधर आयतन कितना हो जाएगा, n इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1.5। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, सिंपल आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 30/20 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 1.5। ठीक है, देखिए इसको कैंसिल करते हैं, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 5 टाइम्स होगा। ठीक है, 3 से इसको कैंसिल करेंगे, ये 10 टाइम्स होगा, और 1.5 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 20 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, 1.5 से अगर 3 करेंगे 2 बार जाएगा और 0 का 0 बचेगा, तो 20 टाइम्स हो जाएगा। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप देख रहे हैं 20 यहाँ बचा है, 10 यहाँ बचा है और 5 यहाँ बचा है। 20 इंटू 10 करेंगे 200 होगा, इंटू 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1000। ठीक है, तो ऐसे कितने माचिस के डिब्बे बनाए जा सकते हैं छोटे छोटे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 1000 आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर होगा। कितने माचिस के डिब्बे बनेंगे, तो 1000 आपका आंसर हो जाएगा। आपको जस्ट दोनों का वॉल्यूम जो है वो इक्वल करना है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। आपको दिया है कि एक मोटर बोट प्रति घंटे 18 किलोमीटर की यात्रा करती है, यानी कि उसकी स्पीड कितनी दे दी, 18 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 18 किलोमीटर चल रही है, तो 90 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम पूछा है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दूरी बटा चाल। दूरी कितनी दी है, 90 किलोमीटर, चाल दी है 18, समय कितना आ जाएगा, 5 घंटे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 5 आवर या 5 घंटे। ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, 5 आवर आपका आंसर होगा। 4th क्वेश्चन देखिए, 4th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपको दिया है कि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए होता है। क्या होता है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये सब चीज़ें होती क्या है। तो अपन पहले की बात करते हैं, एडिटिव इन्वर्स क्या होता है। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स यानी कि योगज प्रतिलोम एक ऐसा नंबर होता है किसी भी नंबर्स के लिए कि जिसको उसमें मिलाने पर दोनों का सम 0 हो जाए। ठीक है, जैसे यह +5 है तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -5। दोनों का सम हमेशा क्या होना चाहिए, 0। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है प्लस का 34, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, -34। ऐसा कोई भी नंबर जिसको उस नंबर में रखने पर दोनों का एडिशन जो है वो 0 हो जाए। ठीक है, तो एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर्स होता है जिसको उस नंबर के साथ ऐड करने पर दोनों का सम जो हो वो 0 हो। जैसे अगर आपका नंबर -3 है तो इसका एडिटिव नंबर कौन होगा, +3 होगा। ठीक है, ताकि दोनों का सम क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो योगज प्रतिलोम या एडिटिव इन्वर्स किसे कहते हैं, ऐसा नंबर जिसको इसके साथ रखने पर उसका योग जो है वो 0 हो जाए, यानी दोनों नंबर को एडिशन करने पर, एडिटिव ऐड करने पर सम जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, डेट इज एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, दूसरी बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी के लिए आप याद रखिएगा, कोई भी नंबर में ऐसा नंबर जोड़ो कि उसके आंसर में कोई इफेक्ट ना पड़े, यानी कि हमेशा प्लस का 0 जो होगा ये किसकी तरह काम करता है, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह। ठीक है, एक ऐसी आइडेंटिटी जिसको किसी के भी साथ ऐड कर दो उसके जो आंसर है उसमें इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि आप -5 भी लिखते हैं, इसमें +0 को करोगे तो आपके आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा। राइट, तो एडिटिव आइडेंटिटी यानी कि योगज सर्वसमता एक ऐसा नंबर है जिसको किसी के भी साथ ऐड कर दो तो आंसर हमेशा वही रहेगा, और ऐसा नंबर क्या होगा, ओनली 0। ऐसा नंबर क्या होता है, ओनली 0। थर्ड बात समझते हैं, आपसे बोला है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं, क्वेश्चन के आंसर अपन बाद में देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो है वो 1 आ जाए, यानी कि 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/5। अगर मैं बोलूँ 10 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा 1/10। 15 का क्या होगा, तो 1/15। ऐसा नंबर जिनका गुणा करने पर आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, कोई भी नंबर में उसका 1 अपॉन करके लिखने पर जो नंबर बनता है, जैसे 5 का क्या हो जाएगा, 1/5, 10 का क्या होगा, 1/10। तो किसी भी नंबर का 1 के अपॉन में अगर उस नंबर को लिखकर लिखा जाता है तो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। फोर्थ बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि अगर ए आपके पास कोई नंबर है तो कौन सी संख्या का इसके अंदर मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपका नो चेंज हो, कुछ भी चेंज नहीं हो। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ पर एक ही एक ऐसी संख्या होती है जिसका नंबर का मल्टीप्लाई करो तो कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर आंसर में कोई इफेक्ट ना हो, तो ऐसा केवल एक ही नंबर है, 1। तो 1 जो है वो सबके लिए क्या बन जाता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एक सबके लिए क्या बन रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो होप सो ये चारों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अब आपसे पूछा था कि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए किस की तरह काम कर रहा है। शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए किसकी तरह काम कर रहा है। तो आपने देखा था एडिटिव आइडेंटिटी में कि ऐसा नंबर जो जोड़ने पर आंसर में इफेक्ट नहीं पड़े, यानी कि 5 में 0 ऐड करेंगे तो आंसर 5 ही आता है। तो यह किसकी तरह काम कर रहा है, तो यह आपका एडिटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है। तो शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए क्या होता है, एक योगज सर्वसमता होता है या एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें भी आप याद रखिएगा, कई बार इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन संविदा में भी पूछे जाते हैं और यहाँ तो पूछा ही है आपसे। सो एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, 0, जो आंसर में इफेक्ट ना करे ऐड करने पर। योगज प्रतिलोम क्या होता है, ऐड करने पर आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। मल्टीप्लिटी क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स यानी कि 1 के अपॉन में लिखना। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको याद रखना, ये हमेशा 1 होती है। एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। जैसा अभी आपको क्वेश्चन में पूछा है कि शून्य सभी परिमेय संख्याओं के लिए है, तो आंसर क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी। अगर इसकी जगह हो जाता कि 1
सभी परिमेय संख्याओं के लिए है तो ये क्या होता फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। होप सो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, फाइंड द क्यूब रूट, आपको घन मूल निकालना है। ठीक है, नंबर आपके सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा नंबर दिख रहा है। अब देखिए क्यूब रूट में भी हमेशा आप यूनिट डिजिट पे जाइए, क्वेश्चन आसान है क्योंकि यहाँ सबके यूनिट डिजिट अलग है। ठीक है, अब क्यूब रूट निकालना है तो आपको इकाई के अंक के क्यूब रूट याद होनी चाहिए, यानी कि 1 का क्यूब करने पर आंसर जो है हमेशा 1 आता है। इस प्रकार से आपको 9 तक याद होना चाहिए। 2 का क्यूब करने पर 8 आता है। 3 का क्यूब करने पर आप देखेंगे 27 आता है। 4 का क्यूब करेंगे तो आपको 64 मिलता है। 5 का क्यूब करेंगे तो आपका आंसर 125 आता है। सिमिलरली 6 का क्यूब करते हैं तो 216 आता है। 7 का क्यूब करते हैं तो 343 आता है। 8 का क्यूब करते हैं तो 512 आता है। 9 का क्यूब करते हैं तो 729 आता है और 10 का क्यूब करते हैं तो 1000 आता है। ठीक है, अब इनके आगे कोई भी नंबर लिखा दो, जैसे 6 के आगे 16 लगा दिया तो भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा, वही रहेगा। तो अगर मैं यूनिट डिजिट की बात करता हूँ ओनली, तो देखिए इस प्रकार से आपको यूनिट डिजिट देखने को मिलता है। यहाँ पर सबके यूनिट डिजिट अलग है। जब भी 1 का क्यूब होगा आंसर हमेशा 1 होगा, 2 का होगा हमेशा 8 आएगा। तो सारी संख्याओं के क्यूब रूट जब निकालेंगे, जैसे आप 1 का क्यूब रूट करेंगे 1 आएगा। अगर किसी संख्या का के इकाई का अंक 8 है तो उसका अगर क्यूब रूट करेंगे तो आंसर 2 आएगा। 7 का क्यूब रूट करेंगे आंसर 3 आएगा। ठीक है, सबके यूनिट डिजिट अलग है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। यहाँ आपको यूनिट डिजिट दिख रहा है 2। ठीक है, तो 2 देखिए किसका आ रहा है, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है 512। 512 का क्यूब रूट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 8। यानी कि जब भी इकाई का अंक 2 है उसका क्यूब रूट करेंगे तो आंसर हमेशा कितना आएगा 8। 8 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 8 आपको दिख रहा है 428 ऑप्शन नंबर 3 में। क्योंकि बाकी सब में अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब करने पर आपको दिख रहा है 4 आता है, तो यहाँ तो इकाई का अंक 4 नहीं है। 6 का क्यूब करने पर भी 6 आता है तो वो भी नहीं है। 8 का क्यूब करने पर 2 आ रहा है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 428। और 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है तो वो भी यहाँ पर नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 428। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है, एक दुकानदार 7,820 रुपये का सामान खरीदता है और इसकी कीमत 25% बढ़ाकर उन्हें बेच पर देता है, यानी कि 25% का लाभ कमाता है। तो नई कीमत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, क्रय मूल्य दिया हुआ है, इतने में खरीदता है, इतने रुपए के लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे तरीके हैं क्वेश्चन को करने के। ठीक है, अगर आप बोलेंगे कि ये 100% की वैल्यू है 7,820, ठीक है, 25% बढ़ा दिया यानी कि 125% की वैल्यू आपको चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आपसे 25% यानी कि सेलिंग प्राइस पूछी है। अब सेलिंग प्राइस क्या हो रही है, आप देख रहे हैं 25% का लाभ हो रहा है, यानी कि 7,820 रुपये का कितना मिल रहा है 125%। तो क्या निकालेंगे 125/100 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। ठीक है, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए तो 4 1 जा 4 होगा, 4 9 जा 36 होगा, 4 5 जा एंड 4 5 जा 1955 आएगा। इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 1955 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25 बचा 2, 5 5 जा 25 और 2 27 अगेन 2, 5 9 जा 45 7 47 हुआ, 4 बचा 5 और 4 9775 आ जाएगा। तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी 9,775 रुपये। तो उस आर्टिकल को वह कितने में बेचेगा 9,775 रुपये में। कुछ नहीं करना है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इजीली कर सकते हैं। और भी तरीके, इतना नहीं भी करना हो तो आप डायरेक्ट 125% को 5/4 से भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कई प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्रय मूल्य CP आपको दिया हुआ है, SP निकालना है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। आपको मूल्यांकन करना है 51 - 51 डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, -3 इंटू ब्रैकेट के अंदर -1 -2 इंटू 7। ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। आपके ऑप्शन है 2 -3 -12 और 3। ये 4 आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब -51 डिवाइडेड बाय, हालांकि सबसे पहले डिवाइड होता है पर डिवाइड से पहले ब्रैकेट होता है, तो आपको सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब ब्रैकेट के अंदर जाते हैं तो ब्रैकेट के अंदर 2 अलग अलग चीज़ें दिख रही है आपको, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई दिख रहा है और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई दिख रहा है। तो पहले मल्टीप्लाई होगा, -3 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा।
ठीक है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करने पर प्लस आ जाता है। तो -3 में -1 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा +3। बीच का एक माइनस बचा है, ठीक है, और 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 और माइनस का 1 है तो माइनस का 14 आएगा, तो ये प्लस का 14 हो जाएगा। ठीक है, अब -51 डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, ये 17 आ गया। ठीक है, तो 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो होगा -3, आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन है -3 जो कि आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है आपको, यदि एक बिंदु का भुजांक -10 है और कोटि अक्ष -7 है। ठीक है, जब भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्सिस पे जो नंबर होता है उसे भुजांक कहते हैं, यानी कि यह आपका एब्सिसा होता है, और जो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होता है इसे कोटि अक्ष कहा जाता है। कोटि अक्ष वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को अब जिसे ऑर्डिनेट कहते हैं, ऑर्डिनेट और एब्सिसा इसको कहा जाता है, भुजांक और कोटि अक्ष। अब आपको एक्स भुजांक यानी एक्स की वैल्यू दी है -10 और कोटि अक्ष यानी वाई की वैल्यू दी है -7, तो जो पॉइंट बनेगा वो थर्ड चतुर्थांश में होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, -10 और -7, यानी कि पहले एक्स अक्ष को लिखा जाता है देन वाई अक्ष को लिखा जाता है। तो आप कह सकते हैं पहले भुजांक आएगा देन कोटि अक्ष आएगा। तो एक्स की वैल्यू -10 और -7 है वाई की वैल्यू, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 -10 और 7। कंफ्यूजिंग की बात ये देखो, आंसर तो वही है, ये दो ऑप्शन तो हो नहीं सकते क्योंकि दोनों -10 में है। खाली आपको ये ध्यान रखना है कि भुजांक किसे कहते हैं और कोटि अक्ष किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कोटि अक्ष वाई एक्सिस को कहते हैं और भुजांक जो ये एक्स एक्सिस को कहते हैं, या एब्सिसा और ऑर्डिनेट, एक्स और वाई एक्सिस। तो पहले एक्स एक्सिस की वैल्यू लिखी जाती है तो -10 और वाई एक्सिस की वैल्यू -7 आएगी। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित के लिए व्यंजक बनाना है। क्वेश्चन है p को 3 से गुणा किया जाता है, कोई नंबर है p, इसको आप 3 से गुणा कर रहे हैं और जो आंसर आता है यानी गुणनफल से 2 को घटाया जाता है। तो ये इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगी 3p - 2। एक नंबर है p जिसको आपने 3 से गुणा किया और जो गुणनफल आया उससे आपने 2 को माइनस किया। तो आपसे पूछा है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है आपको। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, आपको दिया है एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। कोई एक समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है, इस प्रकार से होता है समानांतर चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। तो उसकी एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर दी है और इसकी ऊंचाई जो है ये 3 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। ठीक है, इसकी हाइट जो है वो 3 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। तो समांतर चतुर्भुज का एरिया आपको बताना है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का एरिया आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये चारों ऑप्शन है। तो देखिए, समांतर चतुर्भुज का एरिया का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है। समांतर चतुर्भुज के एरिया का बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है, आधार इंटू उसकी करस्पॉन्डिंग हाइट, ऊंचाई। तो आप देख रहे हैं आधार कितना दिया हुआ है आपको 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है 3 सेंटीमीटर, एरिया कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 11 आपको दिया हुआ है कि 7 मीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई, 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर लंबाई का एक पोल 8 मीटर 30 सेंटीमीटर की छाया बनाता है। 8 मीटर और 30 सेंटीमीटर की छाया बनाता। यह एक पोल था जिसकी लंबाई 7 मीटर और 20 सेंटीमीटर है, तो यह 8 मीटर और 30 सेंटीमीटर की छाया बना रहा है। तो आपसे पूछा है कि समान परिस्थितियों के तहत उस पेड़ की लंबाई ज्ञात करिए जो 6 मीटर और 64 सेंटीमीटर की छाया बनाता है। ठीक है, यानी कि 6.64 मीटर की अगर छाया बना रहा है तो इस पेड़ की हाइट क्या होगी, ये आपको बताना है। बाकी सारी कंडीशनें सेम है, यानी कि सूरज का जो एंगल है वो सब चीज़ें क्या है, बराबर है। ये दोनों एंगल की वैल्यू बराबर दी हुई है। एंगल की वैल्यू बराबर दी हुई है तो क्वेश्चन सा सिंपल हो जाएगा। यहाँ रेशो बराबर होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इनका जो रेशो है, ठीक है, अपन इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरी चीज़ों को।
इक्वल्स टू इसका रेशियो होगा, यानी कि x/664 आएगा। मैंने सारी चीज़ों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। तो x की वैल्यू डायरेक्टली आप सेंटीमीटर में निकाल लेंगे, अगर मीटर में कन्वर्ट करना हो तो अपन उसे 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ। अब 83 अभाज्य संख्या है, तो इससे ये डायरेक्टली 8 टाइम कट रहा है। 8 से 8 बार कटोगे 640 आएगा, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, तो ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपको दिख रही है 72 × 8 सेंटीमीटर। 72 × 8 करेंगे तो 8 × 2 करेंगे 16, 56 और 1 57, यानी कि 576 सेंटीमीटर टोटल आपकी पेड़ की ऊंचाई होगी। तो 576 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे, अगर मीटर में करना है तो ये आ जाएगा 5 मीटर और 76 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंग जो पेड़ है उस पेड़ की हाइट जो है वो क्या होगी, 5 मीटर और 76 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आपको बोला है एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी बराबर भुजाएं 5 सेंटीमीटर और आधार 8 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। आपको बोला है बराबर भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की है और आधार जो है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसको क्षेत्रफल आपको निकालना है। अब आपको पता है इसका एरिया जो होता है हाफ बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। ओके, तो 1/2 डेट इज ओके। आधार आपको दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। अगर ऊंचाई की बात करते हैं तो आपको ये वाली इसकी हाइट चाहिए। अगर ये हाइट है इसकी h, तो ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेगा, तो ये बेस का 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में विभाजित हो जाएगा। तो अगर ये आपको यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, यह 5 दिख रहा है, यह 4 दिख रहा है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम 3, 4, 5 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये जो हाइट है ये 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। अगर ये हाइट 3 सेंटीमीटर हो गई तो ऊंचाई कितनी आ गई आपकी 3 सेंटीमीटर। यहाँ से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, तो आपका एरिया आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आधार आपको दिया हुआ है, आपको ऊंचाई निकालनी है, तो आपने ऊंचाई के इस बिंदु से एक पॉइंट डाला जो इसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यह 4 सेंटीमीटर हो जाएगा और यह भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी कि ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप इसको ट्रिपलेट से देखते हैं तो ये 5 है, ये 4 है, तो यह 3 आ जाएगा। या पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं कि 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 - 16 बराबर h स्क्वायर। तो h की वैल्यू आ जाएगी 9, h स्क्वायर की वैल्यू और h की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। इतना करने की ज़रूरत नहीं है, 3, 4, 5 का ट्रिपलेट होता है, आपको याद है, तो चीज़ें आप इजीली कर सकते हैं। तो हाइट आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, हाइट की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आपका क्षेत्रफल या एरिया जो है वो निकल के आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, होप सो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे सारे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो ऑप्शन नंबर पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि -7 और 3 के बीच एक m एक मध्य बिंदु है। -7 और 3 के बीच m कोई इनका सेंटर पॉइंट है, तो उसकी वैल्यू बताना है आपको। ऑप्शन दिया है 0, -1, -2 और प्लस का 1। तो -7 से लेकर 3 तक अगर आप जाते हैं तो देखिए इस प्रकार से एक स्केल ड्रॉ करते हैं। -7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, और प्लस का 3 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो -7 से 3 तक जा रहे हैं तो टोटल जो गैप आपको दिख रहा है -7 to 3, यानी कि -7 में से आप क्या माइनस कर रहे हैं, आपको यहाँ तक कि टोटल नंबर काउंट करना है। तो आप देखिए -7 से 0 तक 7 डिजिट हो जाएंगे और 0 के बाद 1, 2, 3 यानी कि 3 डिजिट होंगे। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 10 डिजिट आ रहे हैं। तो इनका जो मध्य बिंदु होगा 10/2 करेंगे, यानी कि 5 आएगा। ठीक है, तो आप इससे 5 बिंदु नीचे सरका लीजिए, या तो ऐसा कर सकते हैं या फिर इस प्रकार से ड्रॉ करके भी आप नॉर्मली देख सकते हैं कि -6 यहाँ होगा, -5, -4, -3, -2, -1, इस प्रकार से कुछ पॉइंट होंगे और यहाँ पर 1, 2, 3 आएगा। ठीक है, तो देखिए -7, -6, -5, -4, -3, -2 और -1 ऐसे कुछ पॉइंट होंगे। तो टोटल 10 पॉइंट आ रहे हैं, इनका हाफ होता है 5 बिंदु पर, यानी कि सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा इनका -2। या फिर अगर एग्जैक्ट करना है तो देखिए इनका डिफरेंस देखते हैं। -7 में से -3 करें, घटाएंगे। ठीक है,
-7 माइनस प्लस का 3, टोटल कितना आएगा माइनस का 10/2 करेंगे, ठीक है। तो आपका आंसर आ रहा है -5, यानी कि 7 से 5 इधर चलना है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा -2, ठीक है। ये तो मध्य बिंदु निकालना आपसे पूछा है, तो आपको बहुत सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना होता है, आप एक एक पॉइंट नॉर्मली सरका के भी इधर आ सकते हैं, ठीक है। या गैप देखेंगे टोटल तो आपको 10 पॉइंट का गैप दिख रहा है, 10 पॉइंट का आधा करेंगे तो बीच का बिंदु कौन होगा 5 पॉइंट पर, तो इधर से 5 पॉइंट चल लिए या इधर से 5 पॉइंट चल लिए, दोनों का पॉइंट क्या आएगा सेंटर पॉइंट -2 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 अपन कर रहे थे या 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 था, ओके। तो 13 का आंसर आ जाएगा आपके पास -2। सेंटर पॉइंट निकालना है, बहुत आसान होता है, हमेशा आप नंबर काउंट करके उसका हाफ में चले जाइए, वही आपका सेंटर विंडो होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, आपको बताना है इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन है। क्वेश्चन बहुत इजी, आप इजीली कर सकते हैं। देखिए अभी आपको दिख रहा है 98,000, 97, 97, 97, ये तो सबसे बड़ी हो गई, ठीक है। अब 97,900 दिख रहा है, 900 दिख रहा है और ये 800 दिख रहा है, यानी कि सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगी 97,897 आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। आपको दिया हुआ है कि यदि x बराबर 100 हो तो x की पावर 4 में कितने ज़ीरो होंगे, ठीक है। x की वैल्यू अगर 100 है तो x की पावर 4 में कितने शून्य होंगे, कितने ज़ीरो होंगे। ऑप्शन दिया है 4, 6, 8 और 10। तो देखिए जब पावर 1 करेंगे तो वही 2 ज़ीरो रहेंगे, पावर 2 करेंगे तो 2 ज़ीरो और आ जाएंगे, पावर 3 करेंगे 2 ज़ीरो और आएंगे और पावर 4 करेंगे तो 2 ज़ीरो और आ जाएंगे। तो टोटल ज़ीरो कितने हो जाएंगे 8, ठीक है। तो x की पावर 4 करने पर नंबर ऑफ जीरोज़ जो होंगे वो कितने होंगे 8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा 8। नंबर ऑफ जीरोज़ पूछा है, 2 का 4 गुना कर दो, नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे 8 ज़ीरो हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। सॉल्व करना है आपको 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। आपके ऑप्शन दिए हैं, पहला 5 की पावर 6, सेकंड ऑप्शन दिया है 6 का स्क्वायर इंटू 2, थर्ड ऑप्शन आपके सामने दिया है 6 की पावर 5/3, फोर्थ ऑप्शन दिया है 6 टू दी पावर 5, ठीक है। देखिए देखते हैं क्वेश्चन को, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 को आप देखेंगे तो 2 की पावर 2 इसको अलग करते हैं, 2 इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। मैंने 2 को पावर 3 को अलग अलग पार्ट में ब्रेक कर लिया। अब 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, एक 2 अलग लिखा है, इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सेकंड 6 का स्क्वायर इंटू 2, ठीक है। यहाँ जो प्रॉपर्टी है कि a की पावर m इंटू बी की पावर m अगर होता है तो a इंटू बी की पावर m हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी से अगर 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 हो तो 2 इंटू 3 6 की पावर 2 हो जाएगा। तो यही आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, आपको इसका गुणनखंड करना है, फैक्टर करना है। तो यहाँ पर देखिए 1 - 2xy, या फिर यहाँ से आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बच जाएगा प्लस का x² और प्लस का y², ठीक है। सो 1 माइनस ये बन जाएगा x² प्लस y² प्लस 2xy, यानी कि x प्लस y का होल स्क्वायर, ठीक है। x² प्लस y² प्लस 2xy तो कि क्या बन जाएगा x प्लस y का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। तो ये यही दिख रहा है आपको, तो ये अब इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है a² माइनस b², a² माइनस b² जो होता है a माइनस b इंटू a प्लस b। तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस वाई और 1 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। 1 माइनस एक्स माइनस वाई, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स प्लस वाई। सो आपका आंसर आ जाएगा, इसके दो फैक्टर क्या हो जाएंगे 1 माइनस एक्स माइनस वाई और 1 प्लस एक्स प्लस वाई। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा, चौथा ऑप्शन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि राम प्रातः 10:15 पर निकलता है और 3.5 घंटे के बाद पहुंचता है।
3 घंटे 30 मिनट, 3.5 घंटे के बाद पहुंचता है, तो वह किस समय स्टेशन पहुंचा। तो 10:15 पर निकला है, 3.5 घंटे यानी कि 3 घंटे और 30 मिनट आप इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 3 घंटे 30 मिनट आपको इसमें ऐड करना है। कितना आ जाएगा, 45 मिनट हो गए। 10 और 3 13 होता है, 13:45 पर वह पहुंचेगा। और 13:45 का मतलब क्या है, 1:45 की। ठीक है, 24 घंटे के हिसाब से अब 13 घंटे बज रहे हैं, तो 12 घंटे की सुई के हिसाब से कितना होगा, 1:45 पर वह पहुंचेगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो कन्फ्यूज़न है वो आपको AM PM दिया हुआ है, वह 10:50 AM पर निकला था, यानी कि सुबह निकला था प्रातः 10 बजे। ठीक है, 3 घंटे हो गए तो वह PM पर पहुँचेगा, तो ये भी एक कन्फ्यूजिंग चीज़ है, तो आपको आंसर याद रखना है 1:45 PM पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दिया हुआ है कि 2p³ + 4p² + 20 को प्राप्त करने के लिए 5p² - 9p + 5 में से क्या घटाया जाए। आपको ये प्राप्त करना है, तो इसमें से क्या घटाया जाए, तो मान लेते हैं x घटाने पर आएगा। ठीक है, तो आपने इसमें से x माइनस किया, अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x उधर जाएगा, यानी कि ये बच जाएगा 5p² - 9p + 5, और वो पूरी टर्म उठकर इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा -2p³ - 4p² - 20, और यही आपका x होगा। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले बड़ी पावर लेंगे, तो -2p³, ये एज इट इज़ बच जाएगा, क्योंकि क्यूब में और कोई टर्म नहीं दिख रही है। 5p² प्लस का है और माइनस का 4p² दिख रहे हैं, यानी कि प्लस का p² आपका बच जाएगा। ठीक है, अब माइनस का 9p आपको दिख रहा है, तो ये एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि और कोई टर्म यहाँ पर नहीं है। और प्लस का 5 और माइनस का 20, तो टोटल हो जाएगा माइनस का 15 = आ जाएगा आपका x। तो क्या घटाना चाहिए, सो आपका आंसर है माइनस का 2p³ प्लस का p² माइनस का 9p और माइनस का 15, ये घटाएंगे तो जो आपका आंसर जो आपको चाहिए वह आ जाएगा। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, -2p³ प्लस p² माइनस 9p माइनस 15, सो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। क्या घटाया जाए इसमें से कि यह प्राप्त हो जाए, तो घटाना क्या है, ये ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 90 था। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। आपको दिया है एक भिन्न में, पहले कोई भिन्न मान लेते हैं, x/y आपकी कोई भिन्न है, अंश को 3 गुणा कर दिया जाए। ठीक है, अंश में आपने 3 से मल्टीप्लाई किया और हर में 1 की वृद्धि कर दी जाए। अगर हर में आप +1 कर देते हैं तो हमें 7/6 प्राप्त होता है। ये एक इक्वेशन आपको दी है कि आपके पास कोई भिन्न x/y, अगर इसको 3 गुना कर दिया जाए और इसमें एक 8 कर दिया जाए तो 7/6 प्राप्त होता है। आगे बोला है यदि अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए और हर में से 3 की कमी कर दी जाए तो हमें 1/2 प्राप्त होता है। तो आपको मूल भिन्न निकालना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा, देखिएगा। ये पहली इक्वेशन है, आप यहाँ से बिल निकालना है, यानी आपको x/y का मान यहाँ पे निकालना है। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 18x। ठीक है, और अगर 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -7y = 7। मैंने डायरेक्टली इक्वेशन बना दी है, 7y को इधर ले आए। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, 18x - 7y = 7। यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ये बनेगा 2x + 8 = y - 3, यानी कि 2x - y = -11। ठीक है, तो आपकी दूसरी इक्वेशन बन गई 2x - y = -11। अब आपको इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना आपको अच्छे से आती है। देखिए क्या करेंगे, किसी भी एक टर्म को गायब करना है, तो मुझे यहाँ एक इजी नंबर दिख रहा है, तो मैं यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर दूसरी इक्वेशन को 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पहली इक्वेशन आपके सामने 18x - 7y = 7 है। दूसरी इक्वेशन में क्या करूँगा, मैं 7 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 14x - 7y = -77। अब इन दोनों को क्या करना है, 7 में से 7 घटाना है, यानी कि साइन चेंज करना पड़ेगा, सबको साइन चेंज हो जाएंगे। तो 18 में से 14 गया, आपके सामने बचेगा 4x, 7y से 7y कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना आएगा, ये प्लस का 77 है, तो 77 और 7 84 हो जाएगा, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 84/4 21।
अब x की वैल्यू अगर 21 आ गई तो x का मान इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे, तो 21 इंटू 2 42 माइनस वाई इक्वल्स टू -11 होगा। तो y की वैल्यू आ जाएगी 42 प्लस 11 यानी कि 53। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53। तो आपकी भिन्न जो है x बाय वाई यानी कि 21/53 आ जाएगी। सो आपका आंसर आ जाएगा 21/53। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज अपन ने 3 अक्टूबर के 2018 के दिन का सुबह फर्स्ट शिफ्ट का पेपर डिस्कस किया है। आगे डिस्कस करेंगे इससे अगले वाला पेपर 3 अक्टूबर के दोपहर की शिफ्ट का या सेकंड शिफ्ट का। पेपर नंबर अपना 7वां होगा। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।